नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो थोड़ी लंबी छुट्टी के बाद मैं भी आ गया हूँ और आप भी अपना फेस्टिवल मना के आ गए होंगे। तो चलिए हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। और प्रथम भी है, द्वितीय भी है, तृतीय भी है और चतुर्थ भी अभी आई हुई है नीति। तो हम सबको एक एक बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो या दरोगा एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने खनिज को पढ़ लिया था और खनिज से रिलेटेड उद्योग भी पढ़ लिए थे। अगर आप उन लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, उसको आप देख लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको समझते हैं तो बखूबी आप पूरे चैप्टर को समझ जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास समय कम है, अगर आप चाहते हैं जेपीएससी की तैयारी करना, तो आप भी हमारा हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं जो अवेलेबल है, ठीक है। मैं जानता हूं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास समय की कमी होती होगी, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। बहुत उम्दा तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है और एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। इसके बाद हम द्वितीय भी पढ़ेंगे, तृतीय भी पढ़ेंगे और चतुर्थ भी पढ़ेंगे जो नया आया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ, ठीक है। सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, एक एक करके वीडियो आएगा, ठीक है। आपको आराम से देखना है, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार रिवीजन करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इससे इससे 10 नंबर आते हैं जेपीएससी में। बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते ही हैं कि जो हमारा जो राज्य है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, ठीक है। पूरे भारत का 30 से 40% जो खनिज है वो हमारा झारखंड रखता है, ठीक है। जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जितना खनिज है, ठीक है, वो पूरे भारत का 30 से 40% है, ठीक है। तो बात ये हो जाती है, जहाँ खनिज रहता है वहाँ उद्योग विकास की संभावनाएं भी बहुत अधिक रहती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास खनिज है तो हमारे पास उद्योग विकास की संभावना भी बहुत अधिक है। इसीलिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए मैं आपको बता दूं, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के फायदे क्या क्या हैं मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। अगर औद्योगिकरण को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक, ठीक है। हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। बेरोजगारी खत्म होगा, ठीक है। कुपोषण खत्म होगा, भुखमरी खत्म होगा, आदिवासियों को जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, शिक्षा आगे बढ़ेगा, स्वास्थ्य आगे बढ़ेगा, जो लघु उद्योग है, जो वन पे आधारित है, वो सब बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं औद्योगिकरण के, ठीक है। तो इसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने औद्योगिकरण की जो है ना नीतियाँ बनाई है, ठीक है, जिसे हम औद्योगिक नीति कहते हैं, ठीक है। और राज्य गठन के बाद ये अभी तक 4 औद्योगिक नीतियाँ बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, हम चारों औद्योगिक नीतियों को एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहली औद्योगिक नीति है, देखिए पहली औद्योगिक नीति है वो 2001 में आई थी और दूसरी औद्योगिक नीति 2012 में आई थी। तो कितना डिफरेंस हुआ, 10 साल का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आप याद रखिए, जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 10 साल तक चली थी, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे औद्योगिक नीति को पढ़ेंगे, आप देखते रहिए। आज हम देखते हैं झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। औद्योगिक नीति 2001, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। ये जो नीति थी ये कितने वर्षों तक चली थी, तो ये नीति 10 वर्षों तक चली थी। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एक पहली ऐसी नीति थी जो 10 वर्षों तक चली थी, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य कितना था, तो 10% औद्योगिक विकास को हासिल करना, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप याद क्या क्या रखना है आपको, ये जो औद्योगिक नीति है ये 10 वर्षों तक चली थी। इसके बाद 2012 में दूसरी औद्योगिक नीति आ गई थी, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था, 10% औद्योगिक विकास को हासिल करना। और ये स्टार्ट कब हुई थी, इसके जो कार्यकाल था कितना था, इसका कार्यकाल था अगस्त 2001 से लेकर मार्च 2011 तक, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो इसको आप इतना तो याद ही रखेंगे, ठीक है। और चलिए, कोई भी नीति आती है तो उसका उद्देश्य रहता है, ठीक है। सरकार बिना उद्देश्य के थोड़ी नीति बनाती है। तो चलिए हम उद्देश्य को देख लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए, ठीक है। अगर आप मेंस लिखना है तो जैसे औद्योगिक नीति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये सब चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य तो लिखिएगा ना कि क्या क्या उद्देश्य था झारखंड सरकार का औद्योगिक नीति के पीछे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये अगर देखा जाए तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं उद्देश्य क्या था। उद्देश्य को देखते हैं हम। पहला उद्देश्य क्या था, घरेलू एवं विदेशी पूंजी को आकर्षित करना। सही बात है भाई, अगर हमारे पास क्या है, खनिज है,
अब हमारे पास भाई इंडस्ट्री लगाने के पैसे नहीं है तो कहाँ से हम खनिज से उत्पादन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए झारखंड सरकार का पहला उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, घरेलू और विदेशी पूंजी को आकर्षित करेंगे, ठीक है। विदेशी कंपनियों को, घरेलू कंपनियों को आकर्षित करेंगे कि आइए हमारे यहाँ इंडस्ट्री को लगाइए, ठीक है, तभी तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ेगा, ठीक। दूसरा क्या था उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्या था कि खनिज संसाधन और मानव संसाधन का बेहतर प्रयोग, ठीक है। इंडस्ट्री लगाएंगे तभी तो हमारे खनिज संसाधन का बेहतर प्रयोग हो पाएगा, ठीक है, तभी तो उत्पादन हो पाएगा, खनन हो पाएगा, है कि नहीं। और आप जानते हैं हमारी जो जनसंख्या है वो 3.29 है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सस्ते मजदूर भी हैं, ठीक है, तो उनको क्या हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, मानव संसाधन का भी अच्छा प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगर रोजगार मिलेगा तो आप समझ ही रहे हैं, रोजगार मिलेगा तो उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, कुपोषण खत्म होगा, भुखमरी खत्म होगा, समझ रहे हैं ना आप, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाएगी, शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। तो ये सब इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का प्रसार करना, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री आएगी तो उसे अपना जो प्रोडक्ट है उसको ले जाने के लिए रोड चाहिए, ठीक है ना। तो रोड होगा, बिजली होगा, पानी होगा, तभी तो वहाँ इंडस्ट्री लगेगा। तो झारखंड सरकार के क्या मंशा था कि वो क्या करेंगे, इस औद्योगिक नीति के सहारे एक आधारभूत संरचना क्रिएट करेंगे, ठीक है, आधारभूत संरचना बनाएंगे। जो भी मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर सड़क अच्छा रहेगा, बिजली अच्छा रहेगा, पानी रहेगा, वहाँ रेल की सुविधा रहेगी, ठीक है। इन सारे जो सुविधाओं हैं उन सबको परिपूर्ण करेंगे, ठीक है, उनका उद्देश्य था। चलिए अब नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। प्राइवेट कंपनियों को बुलाएंगे, ठीक है, उनको आकर्षित करेंगे कि आइए हमारे यहाँ आप माइनिंग करिए या फिर अपना इंडस्ट्री स्थापित करिए, क्योंकि खनिज तो हमारे यहाँ भरपूर है, ठीक है। तो अगर कंपनियाँ आएंगी तो क्या होगा ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों बेनिफिट मिलेगा हमारे सरकार को, ठीक है, हमारे राष्ट्र को मिलेगा, साथ ही हमारे राज्य को मिलेगा, ठीक है। आप समझ रही हैं, हमारी इकोनॉमिक बूस्ट होगी, ठीक है, बेरोजगारी खत्म होगी, मतलब सारे जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो अच्छा हो जाएंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि लघु उद्योग एवं बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। अगर बड़े उद्योग बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जो लघु उद्योग है उससे रिलेटेड जो उद्योग है वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगर भाई औद्योगिक विकास बढ़ेगा तो इसका उद्देश्य ये भी हो सकता है ना, सरकार तो ये भी उद्देश्य लगा के बैठी है कि अगर नए उद्योग लगेंगे तो बेरोजगारी कम होगा, है कि नहीं, कुपोषण कम होगा, ठीक है, भुखमरी बढ़ेगी, ख़त्म हो जाएगा, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो आदिवासी जो लोग हैं, जो विकलांग हैं, महिलाएं हैं, SC ST हैं, उन लोगों को भी अवसर प्रदान होगा, ठीक है। वो अपना छोटा छोटा लघु उद्योग जो रिलेटेड है बड़े उद्योगों से उसको आराम से करेंगे और अपने लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे और साथ में झारखंड की इकोनॉमी को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है ना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उद्देश्य शामिल हैं इसमें, ठीक है। आप आराम से पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मेंस में आ गया तो आप आराम से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं ग्रामीण हस्त जो शिल्प है उसको बढ़ावा भी मिल सकता है, ठीक है। साथ में जो विकास के लिए रिसर्च एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब अपने अपने से आप बना के लिख सकते हैं। जैसे संतुलित क्षेत्रीय विकास हो जाएगा, ठीक है, अमीरी गरीबी में भेदभाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप खुद से बना के लिख सकते हैं, ये सब भी उद्देश्य शामिल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस उद्योगों को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाए गए थे, ठीक है। उद्देश्य तो हो गया, और इनको पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाए गए थे, 14 एक्शन प्लान थे, ठीक है। अगर ये एक्शन प्लान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, PT के लिए, मगर हाँ अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस 14 एक्शन प्लान को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि पहला एक्शन प्लान में मैं आप कुछ बता देता हूँ, जैसे कि जो भी उद्योग है उनको के लिए साख की व्यवस्था करना, मतलब कि ऋण की व्यवस्था करना लघु उद्योगों के लिए, ठीक है। अनुसंधान को बढ़ावा देना, कारीगर जो जो शिल्प हैं उनके लिए बाजार का विकास करना, ठीक है। पानी, बिजली, संचार, परिवहन की सुविधा को बढ़ाना, ठीक। सूचना तकनीक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, लेबोरेटरी हो गया, ये सब औद्योगिक पार्क खोलना, ठीक है। इस टाइप एक्शन प्लान बनाए गए थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये सब प्री में तो नहीं पूछेगा, मगर मेंस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको अच्छा खासा इससे मतलब मिल सकता है नंबर अगर आ गया क्वेश्चन तो इस टाइप का लिखिएगा तो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदु, ठीक है, औद्योगिक नीति के प्रमुख बिंदु क्या थे। तो देखिए इस नीति में क्या हुआ ना, भूमि सेट की स्थापना की गई, ठीक है। भूमि सेट का क्या काम था, ये भूमि क्या था ना, ये भूमि क्या है ना, भूमि खरीदती थी, ठीक है, और उसको उपलब्ध कराती थी किसको, तो इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी हैं, उनको भूमि उपलब्ध कराती थी। इसका क्या काम था, ये आदिवासी या फिर सरकार से ज़मीन को खरीदती थी और उसको स्टोर करती थी, और जो भी कंपनी आती थी उसको ये भूमि दे देती थी, उपलब्ध कराती थी। अगर कोई कंपनी आ रही है, उनको अपना उद्योग लगाना है, अगर उनको 30 एकड़ 40 एकड़ चाहिए तो ये भूमि सेट उनकी मदद करता था, ठीक है। ये पहले से भूमि लेके रखता था और उनको भूमि दे देता था, ठीक है। अब देखिए भूमि तो ऐसे देगा नहीं, तो भूमि अगर लीज पे लेना है आपको तो उसकी भी कुछ प्रावधान है ना। तो देखिए कुछ प्रावधान मैं बताता हूँ आपको। सरकार क्या है ना, सरकार ने अपना नीति बनाई थी कि
कोई भी अगर वो भूमि देगी वो कितने वर्षों तक देगी, मतलब कितने वर्षों के लिए देगी, तो 30 वर्षों के लिए ही देगी, 30 वर्षों से ज़्यादा के लिए नहीं लेगी, ठीक है। 30 वर्षों की लीज पे ही आपको भूमि मिलेगी, ठीक है। और साथ ही हर एक 10 वर्षों में सरकार उसका निरीक्षण करेगी कि आप उससे भूमि को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं ना, उसका अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं ना। ये 10 वर्षों में उस भूमि का निरीक्षण होगा, ठीक है। और अगर 30 साल पूरा हो गया, ठीक है, 30 साल पूरा हो गया तो आपको इस लीज को बढ़वाना पड़ेगा जाके, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। फिर से आपको लीज का नवीकरण करना पड़ेगा, ठीक है, ये लीज फिर से एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रावधान है कि वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंजर भूमि पर वन रोपण भी करेगी। कौन करेगी, तो भूमि सेठ, ठीक है। सरकार क्या करेगी, वन पर्यटन को बढ़ावा देने की बंजर जो भूमि है, जैसे कि जो भी वो भूमि अधिग्रहण करी है उसमें जो भी भूमि जो बंजर हो गई या फिर बच गई किसी भी मतलब इंडस्ट्री को देने के बाद, तो उसमें क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, ग्रीनरी को बढ़ावा देगी, ठीक है, पौधारोपण को करेगी, ठीक है। क्योंकि ये कहा गया है कि जहाँ भी आप उद्योग लगाते हैं वहाँ उसके आसपास आपको वृक्षारोपण करना आवश्यक होता है, ठीक है। ये कहाँ पर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कहाँ, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, डीसी, ठीक है। डीसी को ये अधिकार दिया गया है, ठीक है, इस नीति के तहत डीसी को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने लेवल पर 5 एकड़ जो ज़मीन है, ठीक है, जो 5 एकड़ ज़मीन है वो किसी भी उद्योगपति को प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है, किसी भी उद्योगपति को आवंटित कर सकता है 5 एकड़ भूमि, ठीक है। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि उसको आवंटित करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अनुमोदन करना पड़ेगा कहाँ, राजस्व पार्षद के पास, ठीक है। और राजस्व पार्षद उस अनुमोदन को उच्च स्तरीय कमेटी के पास ले जाएगी और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कितना ज़मीन देना है और कितना ज़मीन नहीं देना है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, डीसी को कितना अधिकार है, कितना भूमि आवंटित कर सकता है, तो 5 एकड़ की भूमि डीसी आवंटित कर सकता है, ठीक है। किसी भी उद्योग को बैठाने के लिए या चलाने के लिए किसी भी उद्योगपति को 5 एकड़ तक की भूमि आवंटित कर सकता है। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा अगर भूमि चाहिए तो उसके लिए अनुमोदन किया जाएगा कहाँ, राजस्व पार्षद के पास, ठीक है। और एक ऊंचे कमेटी बनेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको कितनी ज़मीन मिलेगी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, अब सरकार जो निजी क्षेत्र है ना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ज़मीन खरीद को बढ़ावा देगी, ठीक है। और जो जहाँ से भी ज़मीन खरीदेगी, ठीक है, उसको ये क्या करेगी, अच्छी कीमत, जो सरकारी कीमत वहाँ चल रहा है उस कीमत पे उसको वो कीमत अदा करेगी। जैसे किसी भी अगर आदिवासी का ज़मीन खरीद रही है तो सरकार उस आदिवासी को मुआवजा देगी और उस ज़मीन का रेट भी देगी साथ में, ठीक है। और उन्हें अच्छा मकान देगी, घर देगी, ठीक है। तो हम ये सब कहाँ पढ़ेंगे, पुनर्वास नीति में जब पढ़ूंगा ना उस सारे में ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर सरकार किसी निजी क्षेत्र के लिए ज़मीन खरीद रही है तो वो जो ज़मीन है वो 100 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। और सरकार क्या करेगी, उस जो निजी उद्योग लग रहा है उसके लिए सरकार सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था करेगी, स्वयं सरकार करेगी, ठीक है। सरकार का यह दायित्व होगा कि जो भी निजी क्षेत्र की जो कंपनियाँ जो स्थापित हो रही है उसके लिए सरकार क्या करेगा, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था करेगी, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए, त्वरित व औद्योगिकरण के लिए क्या हुआ, तो बरही में मेगा ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई है। और इसमें खर्च कितना आएगा, इसके लिए आवंटित किया गया 30 से 40 करोड़ रुपए, ठीक है, उस समय आवंटित किया गया था। तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको भी याद रखिए, झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। और कहाँ, तो रांची में। क्या काम है बाबा, तो इसका काम है हस्तकला और रेशम जो उद्योग है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। और ये जो EPIP है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कहाँ की है, धनबाद में की गई है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए, कुछ मिनी ग्रोथ सेंटर भी खोले गए हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे आप जाते हैं कि तसर रेशम पार्क कहाँ स्थापित किया गया पहले औद्योगिक नीति के हिसाब से, तो ये कहाँ था, गोड्डा और चाईबासा, ठीक है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची, दुमका, ठीक है। आपको 2 बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ है, टाटी सिल्वे, नामकुम, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ, टाटी सिल्वे, नामकुम। प्लास्टिक पार्क कोडरमा, ठीक है, प्लास्टिक पार्क कहाँ, कोडरमा, इसको आप याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर पार्क जमशेदपुर, रांची, बस यही सब आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कहाँ है, तसर रेशम, गोड्डा, चाईबासा। एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची, दुमका। इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाटी सिल्वे, नामकुम। प्लास्टिक पार्क कोडरमा। सॉफ्टवेयर पार्क जमशेदपुर, रांची, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं बस। नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक वित्त एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की स्थापना की गई है, ठीक है। इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है औद्योगिक वित्त की उपलब्धता को बढ़ाना और जो आधारभूत संरचना है जैसे रेल, गाड़ी, बिजली, पानी की व्यवस्था करना, ठीक है। इसका यही काम है इस निगम का, ठीक है। तो इसके लिए कितने पैसे आवंटित किए गए थे, तो 200 करोड़, याद रखिएगा। और इस निगम की स्थापना के लिए और इनके सहयोग के लिए 3 बैंकों से गठजोड़ किया गया था। वो 3 बैंक कौन से हैं, तो ICICI बैंक, IDBI बैंक और सिडबी बैंक। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कितने पैसे आवंटित किए गए थे, तो 200 करोड़।
और कितने बैंक सहायता कर रहे थे, तो 3 बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। अब औद्योगिक नीति बनी है तो उसकी कुछ उपलब्धियां भी होंगी, तो चलिए हम उपलब्धियों को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए उपलब्धि क्या थी भाई, उपलब्धि थी कि प्रथम औद्योगिक नीति के कारण 26 जो है ना 26 बड़े उद्योग लगाए गए थे, ठीक है। मध्यम उद्योग 106 लगाए गए थे, और जो लघु उद्योग हैं वो कितने लगाए गए थे, तो 18,109, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और अगर देखा जाए तो अनुमानित कितने लोगों को रोजगार मिला था, तो 63,000 लोगों को रोजगार मिला था, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये उपलब्धियां हैं। अब देखिए कुछ और उपलब्धियां हैं, जैसे कि औद्योगिक ट्रस्ट एरिया का निर्माण हुआ था, कहाँ का हुआ था, जैसे कि लातेहार, चंदवा, रांची, लोहरदगा में औद्योगिक जो ट्रस्ट एरिया है उसका निर्माण किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और उस समय क्या हुआ था कि जो इस्पात है ना, स्टील के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। पहले 8 मिलियन का उत्पादन होता था, और औद्योगिक नीति आने के बाद 12 मिलियन का जो है ना उत्पादन होने लगा, ठीक है। और अल्मुनियम का भी उत्पादन बढ़ा था, कितना बढ़ा था, तो 25% बढ़ गया था अल्मुनियम का उत्पादन, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये उपलब्धियां हैं। और कल हम फिर से मिलेंगे आपको नई औद्योगिक नीति 2022 के साथ, ठीक है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, अगर आप मेरा नोट्स चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 7992301884, ठीक है। देख रहे हैं आप किस तरह से नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं लिखा हूँ, उतना ही चीज़ लिखा हूँ जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत है, आगे देखिए मैं सेकंड भी पढ़ाऊँगा कल। और बहुत देख रहे कितना सिस्टमेटिक ढंग से मैंने बढ़ाया है पूरे नोट्स को। अगर आपको भी ऐसा नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक बहुत मोटा होता है यार, ठीक है। मैं भी बुक पढ़ रहा था, बहुत टेंशन हो गया था मुझे बुक पढ़ने में, तब जाकर मैंने नोट्स बनाया था, ठीक है। और नोट्स पढ़ता हूँ, अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ के आप एमसीक्यू लगाइए, आराम से आपका पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये काफ़ी है यार, ठीक है, पीटी के लिए काफ़ी है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरत है, फालतू का नहीं पढ़ना है आपको, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो अगर आपको नोट चाहिए होगा तो आप कहाँ, तो 7992301884 पे कॉल करके मेरे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं औद्योगिक नीति 2012 के साथ, ठीक है। धन्यवाद।